किसान भाइयों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज हम नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद के तिलहन अनुभाग में खड़े हुए हैं, जहां हमारी सरसों की फसल खड़ी लहलहा रही है, फूल निकल रहे हैं, कुछ फसल हमारी लगभग तैयारी की ओर है। अब हम ये जानकारी करना चाहेंगे कि हमारी जो इस फसल में समसामयिक क्या कार्य होना चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं राई एवं सरसों की फसल में सामयिक कार्य के बारे में। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कमलेश कुमार। आप हैं यहाँ पे प्राध्यापक तिलहन अनुभाग नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद। डॉक्टर साहब, ये जो हमारी जो फसल है, इस समय अभी कुछ बरसात हुई थी, थोड़ा नुकसान हुआ इस फसल को है, तो इस समय हमारे किसान भाइयों को क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए फसल को लेकर? जी, इसमें जो समय से बुवाई की गई थी राई सरसों की, उन क्षेत्रों में तो कटाई मड़ाई कर रहे हैं किसान भाई, और ध्यान रखें भंडारण के समय उसमें नमी कम होनी चाहिए, अन्यथा बीज जो है उसका सड़ने लगेगा। जी। दूसरी जो हमारी देर से बुवाई की गई फसल है, उसको देख रहे हैं अभी इसमें फूल आ रहे हैं, कुछ में फलियां बन रही हैं, तो बरसात की वजह से कुछ तो इसको फसल को फायदा हुआ है, तो इसके अलावा नुकसान भी हुआ है। यहाँ जहाँ अच्छी फसल है देख रहे हैं वहाँ पर गिर गई है फसल, और उससे जो है बीमारियां लगने का अंदेशा रहता है, और कुछ बीमारियां हो भी जाती है, इसकी वजह से हमारी फसल को नुकसान पहुंचता है। मतलब बरसात होती तो बीमारियां लगने की संभावना बढ़ जाती है। जी। कौन सी बीमारियां इस समय इसको बरसात की वजह से लग गई? इस समय जो हम देख रहे हैं फसल में जी, तो मुख्य रूप से इसमें 3 बीमारी आती हैं। झुलसा रोग है। झुलसा रोग में देखते हैं कि पत्तियों पर जो है सफेद चकत्ते बन रहे हैं गोलाकार, तो इससे फसल कहते हैं, हाँ देख रहे हैं हम, ये वाले चकत्ते हैं जी, तो इसको जो है झुलसा रोग कहते हैं, और इससे फसल को नुकसान होता है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है जी। और दूसरी देख रहे हैं इस समय जैसे तापक्रम बढ़ा है, उस पर एक सफेद गिरोई नाम का रोग लग रहा है, जो कि पहले पत्तियों के पिछले भाग पर था, और आज देख रहे हैं कि फूल यहाँ हमारा पुष्पक्रम है वो विकृत हो जा रहा है, और उसकी वजह से फूल फलियों की बजाय ये इस तरह का जो है फूल का जो है हो जा रहा है। इस पर एक जो दूसरी बीमारी है सफेद गिरोई की बीमारी के साथ साथ दूसरी एक और बीमारी आती है, तुलासीता रोग कहलाती है जी। तो इससे भी हमारी फसल को काफी नुकसान होता है, और इसका सामयिक नियंत्रण के लिए जरूरी है कि समय से इसका बीज उपचार करके ही बुआई करें, और बुआई करते समय जो बीज हम शोधित करते हैं उसमें 1.5 ग्राम मेटालैक्सिल प्रति किलोग्राम बीज की दर से अगर इसको शोधित कर लेते हैं तो ये सफेद गिरोई रोग से हम फसल को बचा सकते हैं। और इस समय जो फसल लगी हुई है इसमें जो है मैंकोजेब 75% 2.5 किलोग्राम मात्रा ले लें, और इसको 600 से 750 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें, तो इससे भी फसल को बचाया जा सकता है। और ये इस प्रक्रिया को हम 2 से 3 बार कर सकते हैं। जो फसल अभी फूल खिल रही है और अभी उसको 1-1.5 महीने अभी फसल को तैयार होने में लगे, उसमें हम संस्कृति करते हैं। दूसरी जहाँ फसल तैयार हो गई है, फलियां बन गई है, उसमें इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो किसान भाई उसी क्षेत्रों में इसका प्रयोग करें यहाँ पर इस रोग लगा हुआ हो। जो थोड़ी सी देरी से बो गई है, फूल निकला, उसमें इसका छिड़काव करें जी। और रोग के अलावा कुछ कीट भी होते हैं, जैसे माहू कीट है, वो भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। इस समय जैसे तापक्रम बढ़ा है जी, देख रहे हैं कि जो हमारी देर से फसल बोई गई है उसमें माहू कीट का जो है प्रकोप हो रहा है जी। और इससे क्या होता है कि सभी जो फलियां हैं उनकी जगह जो है माहू कीट लगा हुआ है, पूरी कतार लगी, पूरा, इससे काफी नुकसान होता है जी। तो इसके लिए पहले तो फसल में देख लें कि हमारे जो इसका जो है क्षति लेवल है कि 30 से 35 जो है माहू 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बीज की जो है तने की इसमें होती हैं, या हम देख लें 20 से 25% हमारे पौधे जो है ग्रसित हो रहे हैं, तो उस समय जो है इसकी दवाई का छिड़काव कर दें। और इसके लिए मुख्य दवाई है मिथाइलोडेमेटोन, 1 लीटर दवा 600 से 750 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें, उससे इसका नियंत्रण किया सकता है। और दूसरी दवा है मेलाथियन, उसका 50% उसकी भी मात्रा ले लें, 1 से 1.5 लीटर दवा लेकर और इसको छिड़काव कर दें, तो इससे हम नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं कुछ फसल में पानी बरसने से भी इसका कुछ जो माहू की संख्या कम हो गई है पानी से धुलने से, लेकिन तापक्रम बढ़ने से देख रहे हैं बढ़ रही है और भी ज्यादा, जबकि कम होना चाहिए था लेकिन बढ़ रही है, इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है जी। तो इससे भी काफी नुकसान इस फसल को होता है। और भी कीट है लेकिन इस समय उन कीटों का प्रकोप नहीं है, फसल में केवल यह माहू कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। तो कटाई के लिए हमारे किसानों को सावधानी क्या बरतनी चाहिए, क्या पहचान होनी चाहिए कि हमारी फसल कटाई के लिए तैयार है? कटाई के समय जब फलियां हमारी सुनहरी पीले रंग की पड़ जाएं,
फसल में, तो उस समय कटाई कर लेनी चाहिए और उसको भंडारण के समय अच्छी नमी का ध्यान जबरदस्त लें। अधिक नमी होने पर उसका भंडारण न करें और अच्छी तरह सुखाकर ये बीज का भंडारण करें। मतलब जो कटाई करें, जो बीज हो उसमें नमी की मात्रा नहीं हो, सुखाने के बाद ही उसका भंडारण करें। जी। हम ये जानना चाहेंगे, आप अपने किसान भाइयों की तो बीज की फसल है, लगभग तैयारी की ओर है। आप किसान जो तिलहनी खेती करते हैं, राई सरसों खेती करते हैं, हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में की जाती है, उन किसानों के लिए क्या करना चाहेंगे, क्या तैयारी करें इस खेती के लिए? अगले जब सामयिक तो बात अभी हमने कई चर्चा में फसल के बारे में, वैसे हमारे विश्वविद्यालय से कई प्रजातियां विकसित की गई हैं जो कि अच्छी पैदावार दे रही हैं। उसमें सबसे प्रथम प्रजाति यहाँ से निकाली गई नरेंद्र राई 8501। ये प्रजाति अच्छी उपज भी देती है, साथ साथ क्षारीय लवणी भूमि के लिए भी उपयुक्त पाई गई है। दूसरी प्रजाति नरेंद्र गति राई 4 है जो कि 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है और ये प्रजाति इस तरह की है कि इसको बुआई हम सितंबर से लेके नवंबर माह तक भी कर देते हैं और इस पर माहू का प्रकोप नहीं होता, जैसे अभी आपने देखा था माहू का कीट नहीं आता है। उसके अलावा और भी हमारी प्रजाति विकसित की गई है, उसमें एक नरेंद्र स्वर्णा राई 8 है। ये प्रजाति पीले दाने की होती है और इसमें तेलांश जो है 44 से 45% है, जबकि राई में मुख्यतः 40% तेल होता है। तो ये प्रजाति अगर लगाकर किसान भाई तेल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा 2 पीली सरसों में हमारी प्रजातियां विकसित की गई हैं। एक नरेंद्र सरसों 2 है, यह भी इसमें 45% तेल होता है और 16 से 20 कुंटल इसकी पैदावार है। इसके अलावा एक नई प्रजाति विकसित की गई जागृति, ये भी पीली सरसों की प्रजाति है। इसका भी उत्पादन 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और इसमें तेलांश जो है 43% है। तो इन प्रजातियों की अगर बुआई करते हैं तब भी हम तेल की जो समस्या है उससे निदान पा सकते हैं। तो आपने प्रजातियां बताई, बहुत अच्छी प्रजातियां उपज अधिक दे रही हैं। क्या किसानों को आपके विश्वविद्यालय द्वारा इनका बीज मिल सकता है? हाँ, हमारे विश्वविद्यालय में इनका बीज पैदा किया जा रहा है और यहाँ से किसान भाई या अक्टूबर माह में किसान मेले या किसी दूसरे हमारे बीज विक्रय केंद्र है, वहाँ से इसको खरीद सकते हैं और इसकी बुआई करें। इसकी बुआई कर सकते हैं आगामी सीजन में। जी डॉक्टर साहब, आपने समसामयिक जानकारी दी कि इस समय सरसों को जो किसान भाई राई सरसों लगाए हैं उनको इस समय क्या करना चाहिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, फलोत्पादन, फसलोत्पादन, पशुपालन, लेकिन आज हम कुछ खास बातचीत करने जा रहे हैं। आज हम आए हैं फैजाबाद, जो कि नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, और वहां पर देखा जाएगा कि किसानों में के लिए विश्वविद्यालय में क्या नए कार्य किए जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो हम बातचीत करते हैं। आइए, वहां के कुलपति डॉक्टर RS कुरील जी हैं, जो कि हमें बताएंगे कि विश्वविद्यालय में क्या कार्य हो रहे हैं। ये विश्वविद्यालय 26 जिलों में कार्य कर रहा है। इन 26 जिलों में परंपरागत खेती से हम कैसे वैज्ञानिक खेती में अपने किसान भाइयों को ले जाएं, उस पर हमारा पूरा प्रयास रहता है। हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो हमारी जो नई नई तकनीकी विकसित हो रही है विश्वविद्यालय में, या जो नई प्रजातियां विकसित हो रही हैं, उनको कैसे किसानों तक पहुंचाएं, ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की जो टीम है वो इस कार्य को करती है। हम ये भी ध्यान देते हैं कि जो आज के समय में हमारे किसान भाई गांव छोड़ करके जो उनके बच्चे हैं शहर की तरफ भाग रहे हैं, और उनको कैसे खेती में एक अच्छा आयाम दिया जा सके, उसके लिए हमने वहाँ पर बहुत सारे जो रोजगार परक परियोजनाएं हैं और बहुत सारे जो खेती के नए नए आयाम हैं, उन पर हम विशेष जानकारी देते हैं, उन पर हम बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। अब ये नए आयामों में जैसे हमारा मछली पालन उद्योग अच्छा हो सकता है, मुर्गी पालन का बहुत अच्छा है, और हमारा एक जो मशरूम की खेती का है वो बहुत अच्छा है। वेजिटेबल्स में हमने बहुत अच्छी प्रगति की है। हमारे पास जो वेजिटेबल्स की बहुत अच्छी नई नई प्रजातियां हैं, जैसे लौकी की प्रजाति है हमारे पास जो 8-8 फीट लंबी होती हैं। हमारे पास टमाटर की प्रजातियां हैं जो पूरे 8-9 महीने तक फल देता रहता है। ऐसे ही हमारी नई नई कई शिमला मिर्च की हैं जो हम टिश्यू कल्चर के थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू किसान भाइयों को चाहते हैं कि वो उसमें अधिक से अधिक पैदावार लें और जिससे उनकी इनकम बढ़े, उनका एम्प्लॉयमेंट बच्चों को बढ़े। जो नए बच्चे हैं जो 12वीं क्लास फेल हो गए या BA किया, MA किया, उनकी कहीं सर्विस नहीं लगी, तो उन बच्चों को भी हम कृषि से संबंधित जो इस परियोजनाएं हो सकती हैं जिसमें उन्हें बीज का अगर कोई विपणन करना है तो बीज उत्पादन तकनीकी उनको समझाते हैं, बताते हैं, फिर उनका रोजगार
कराने के लिए उनके शॉप्स खुलवाते हैं। ऐसे ही फार्म इम्प्लीमेंट्स में हम ऐसे फार्म इम्प्लीमेंट्स का विकास कर रहे हैं जो ज्यादातर खेती में चूंकि महिलाओं के द्वारा की जाती है, तो ऐसे इम्प्लीमेंट्स का हम विकास कर रहे हैं और किया है जो हल्के हों चलाने में, जिनको महिलाएं उसको आसानी से चला सकें। फिर जो बहुत ज्यादा लेबर लगते हैं खेती करने में, और लेबर की आजकल बहुत शॉर्टेज हो रही है गांव में, तो हम उसको मैकेनाइज्ड करते हैं। ऐसे भी हमारी फार्म इम्प्लीमेंट्स से संबंधित है। फिर हमारे जो कीट लगते हैं, जो बीमारियां लगती हैं, उनकी दवाइयों के बारे में हमने, जो हमारे कृषि के ग्रेजुएट हैं उनको कहीं सर्विस नहीं लगी तो उनको एक ऐसा लाइसेंस दिलवा करके उनसे एक ऐसा दुकान खुलवाते हैं जिसमें वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, फार्म इम्प्लीमेंट ये साथ में रख करके अपना एक अच्छा बिजनेस चला सकें। उनको अच्छा नॉलेज है तो किसानों को अच्छा वो समझा सकें, बता सकें। और खासकर जो बीमारियां लगती हैं, जो कीट लगते हैं, जो इंसेक्ट पेस्ट है, उनके कंट्रोल के लिए जो दवाइयां बाजार में अवेलेबल होती हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती, उनसे इंसेक्ट मरते नहीं हैं, तो उस पर वो किसानों को जागरूक कर सकें और दे सकें। विश्वविद्यालय में खेती के साथ साथ और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसपे हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। जैसे हमारा विपणन का है, वैल्यू एडिशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है। इन चीजों पर हम एक विशेष अभियान चला रहे हैं जिससे किसान भाइयों को अच्छी कीमत पर उनका प्रोड्यूस का उन्हें लाभ मिल सके। कृषि के साथ साथ हमने किसान भाइयों के यहाँ पे जो पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान पे प्रगति की है वो भी बहुत सराहनीय है। हमारा ये पूरा प्रयास है कि जो किसान भाइयों के यहाँ पे जो दूध का उत्पादन होता है वो 2 गुना 3 गुना बढ़े। उसके लिए हम लोगों ने जो परियोजनाएं चलाई हैं उनमें एक अच्छी परियोजना ये है कि हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं और कृत्रिम गर्भाधान में अच्छी क्वालिटी का जो सीमेन है वो ट्रांसप्लांट करते हैं। और उसमें एक ये हमारे पास जो सेक्स सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें मेल पैदा होने वाला है या फीमेल पैदा होने वाला है। तो हम प्रयास यही करते हैं कि फीमेल ही पैदा हो, जैसे बछिया ही पैदा हो या पड़िया ही पैदा हो। इसमें 70 से 80% तक हमें सफलता मिली है। तो जो हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं उसमें इसका ध्यान रखते हैं। इसके अलावा जो हमने अभी नई तकनीकी एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करने का किया है वो उसकी एक अच्छी शुरुआत की जा रही है, जिसमें एक अच्छी नस्ल की जो गाय होती है जो 25 लीटर प्रतिदिन उत्पादन देगी दूध का, या और इससे अच्छा ज्यादा देगी, तो उससे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करके हम अपने यहाँ की जो गायें हैं उनमें इसको करेंगे तो उससे भी दूध उत्पादन अपने यहाँ बहुत अच्छा हो जाएगा। ये एक परियोजना है। इसके अलावा जो हमने अपने क्षेत्र में देखा है कि किसानों का जो बहुत नुकसान करती हैं वो नील गाय करती हैं, जंगली गायें करती हैं और सुअर करते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमने परियोजनाएं स्टार्ट की हैं और वो अच्छी 3-4 साल में ये नील गाय पर हम अच्छी तरीके से नियंत्रण पा लेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। कुपोषण भारत छोड़ो। कुपोषण के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है ताकि हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य मजबूत हो सके। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, कुपोषण भारत छोड़ो। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। कुपोषण भारत छोड़ो। कुपोषण के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है ताकि हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य मजबूत हो सके। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, कुपोषण भारत छोड़ो। किसान भाइयों, कृषि की कई विधाएं हैं, चाहे वो मत्स्य पालन हो, कुक्कुट पालन हो, खेती बाड़ी हो। सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको रोगों, कीटों से सुरक्षा अगर रहेगी तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। आज हम आए हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जो ये मत्स्य महाविद्यालय है। यहाँ पे कई प्रकार के तालाब हैं, कई प्रकार की प्रजातियों का मत्स्य पालन किया जा रहा है। हमें मत्स्य जो हमारी मछलियां उनकी सुरक्षा की जानकारी देनी है
और सुरक्षा की जानकारी देने के लिए आज हमारे पास वहाँ की प्राध्यापक हैं डॉक्टर शकीला खान जी, जो हमें बताएंगी कि हमारे मछलियों को इस समय क्या सुरक्षा की आवश्यकता है, उन्हें कौन से रोग, कौन से कीट या कौन सा मौसम प्रभावित करता है। मछलियों की सुरक्षा के अंतर्गत सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारे जलीय पौधे होते हैं जिनको कि तालाब में नहीं होना चाहिए, अवांछनीय पौधे होते हैं या अवांछनीय मछलियां होती हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं, इन सब को दूर करना या इनको दूर रखना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, जिससे कि हमारी पाली गई मछलियों को किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुंचा सके। इसमें सबसे पहले आते हैं जलीय पौधे, जिनकी आवश्यकता तालाब में नहीं होती है, उनको तालाब से हमेशा हम हटा करके रखते हैं, और यदि वो उनका प्रकोप हो भी जाता है तो उनको तुरंत हटाना आवश्यक होता है, क्योंकि ये तालाब से जो खाने पीने का जो मछलियों का भोजन होता है उसको, और जितने भी सॉल्ट और जितने भी और मिनरल्स होते हैं इनको तालाब से खींच लेते हैं, इनकी मात्रा तालाब में कम कर देते हैं। दूसरी बात ये होती है कि ये चूंकि ऊपर की जो सतह होती है उसको घेर लेते हैं और मछलियों को तालाब में जो सूर्य का प्रकाश पहुंचना चाहिए वो भली प्रकार से नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए इनको हटाना बहुत आवश्यक होता है। और जिस समय मछलियां हमारी तालाब में पली होती हैं और इनको हटाना है तो हम किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे समय में इनको हम मानव शक्ति के द्वारा ही तालाब से हटाते हैं। क्या तरीका अपनाते हैं इसको साफ करने का? जी हाँ, सबसे अच्छा तरीका इनका ये होता है कि इनको पहले तो हम जाल चला करके दूर करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि यदि तालाब ज्यादा चौड़ा है और गहरा भी है तो ऐसी अवस्था में हम दो बांस के बीच में एक रस्सी बांध देते हैं और उस दोनों बांस को तालाब में चलाते हैं एक सिरे से दूसरी सिरे की तरफ, तो ये पौधे उससे खींच करके किनारे हो जाते हैं। और यदि ये उससे आराम से निकल जाते हैं तब तो हमारा प्रयोग जो है सफल होता है या हमारा कार्य जो है वो पूरी तरह से सफल रहता है। लेकिन अगर उसके पश्चात भी नहीं निकलते हैं तो हम महीन जाल जो होती है उनको चलाते हैं ताकि उससे जितने भी छोटे पत्ते के पौधे हैं वो भी निकल जाएं। तो ये कार्य हम करते हैं। तालाब एकदम साफ कर लेते हैं। जी हाँ। दूसरा कार्य हम करते हैं कि जो हिंसात्मक मछलियां होती हैं या जंगली मछलियां होती हैं जिनकी कि तालाब में आवश्यकता नहीं होती है, इनको मत्स्य पालन करने से पूर्व, क्योंकि जो हमारे मत्स्य पालक हैं वो अब अगले महीने बच्चे छोड़ने जा रहे हैं, तो उनको हम मत्स्य पालन से पूर्व ही तालाब में जाल चला करके या विष का प्रयोग करके साफ कर सकते हैं। और उनको बीच में साफ नहीं किया जाता, जैसे अगर मछलियों के साथ में तब तो उनको साफ करना असंभव होता है, लेकिन जिस समय आपको ये तालाब में बच्चे छोड़ने हैं तो इनको हम पहले हटाते हैं, उसके बाद ही तालाब में बच्चों का संचय करते हैं। तीसरा हमारा आता है कीड़े मकोड़ों को दूर करना, जिसमें कि बहुत छोटे कीड़े भी होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, और जो हमारे सांप वर्ग के या कछुआ वर्ग के जो हमारे ये जानवर होते हैं उनको भी तालाब से हटाना जरूरी होता है। तो सांप पकड़ने के लिए हमने एक सांपदानी जो है वो अपने विश्वविद्यालय में भी बनाई हुई है, जिसमें कि एक तार को रोल कर देते हैं, गोला बनाकर दो तरफ से कीप लगा करके उसको रख देते हैं पेड़ से बांध करके। उसमें अगर एक बार सांप जाता है तो दोबारा वो उससे निकल नहीं पाता। तो इस तरह से सांपों का प्रकोप जो जहाँ पर ज्यादा होता है उसको हटा सकते हैं। बीच बीच में जाल चलाते रहें जिससे कछुआ इत्यादि को भी हम तालाब से दूर कर सके। जो तैरने वाले कीड़े हैं उनको भी हम जाल चलाकर समय समय पर दूर कर सकते हैं, परंतु वो छोटी मछलियों के समय में ज्यादा उनकी आवश्यकता पड़ती है। जब बड़ी मछलियां हो जाती हैं तो बहुत छोटे कीड़े मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि कोई भी जो मेढक आपने बताया, सांप बताया आपने, कछुआ बताया, ये सब तालाब में इनकी कोई जगह नहीं होती जहाँ मछलियां पली हुई। जी हाँ, ये तो बात हो गई जो बाहरी हमारे जानवर, लेकिन रोग लग जाते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिससे हमारी मछलियां कभी कभी मरने लगती हैं, तो उनसे कैसे बचें? जी हाँ, रोग का निदान जो है वो बहुत आवश्यक होता है और इसका पूरी तरह से तालाब में हम लोग को ध्यान देना चाहिए और समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। ज्यादातर होता ये है कि हमारे मत्स्य पालक भाई जो है जब तालाब में बच्चे संचय करने के पश्चात बहुत कम तालाब में जाल चलाकर उसका निरीक्षण करते हैं। तो स्वास्थ्य निरीक्षण जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये मुख्य बात है जिसको कि हमें पूरे समय जो है उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। और जब हम तालाब में मछलियों का जाल चलाकर उन्हें बाहर निकालते हैं, स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं, ऐसे समय पे अगर हमको थोड़े भी लक्षण बीमारी के उसमें दिखाई देते हैं तो हमको तुरंत उस पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मछली पानी का जीव है और जो भी रोग उसमें होता है वो बहुत तेजी से फैलता है। उसको पानी से अलग हटा करके उसका निदान नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम पानी को ही साफ करते हैं जिससे कि मछलियां हमारी अच्छी स्वस्थ रहें और उनमें किसी प्रकार का प्रकोप ना हो। तो इसके लिए कि रोग आए ना
या उनका जो उनका आक्रमण है कम हो जाए, तो हम समय समय पर उसमें चूने का घोल तालाब में छोड़ते रहते हैं, किश्तों में डालते रहते हैं। जिस पर पता है हमें कि कीटाणुनाशक है चूना, तो वो कीटाणुओं को समाप्त करता है। दूसरा, अगर हमें पता है कि जाड़ा जैसे कि आने वाला होता है या जाड़े की समाप्ति पर ये रोग ज्यादा तालाब में लग जाते हैं, जैसे कि एक कैंसर रोग है या अल्सरेटिव सिंड्रोम है, उसका प्रकोप हो जाता है, तो हम पहले ही तालाब का थोड़ा बहुत शुद्धिकरण करते रहें, जैसे कि समय समय पर पोटेशियम पर मैग्नेट का घोल तालाब में डालते रहें। समय चल रहा है, इस समय जो तालाब है, इस समय क्या उसको डालना उचित रहेगा? जी हाँ, अगर तालाब में मछलियां हैं फिर भी इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। एक बार इनका पीएच देखना पड़ता है और उसके बाद इनको किश्तों में छोड़ते रहना चाहिए, तो तालाब तो का पानी जो है वो साफ होता रहता है। दूसरा, हम पोटेशियम परमैंगनेट का भी प्रयोग इस समय कर देते हैं, जिससे कि बताया जैसे कि मैंने कि इसमें किसी कीटाणु का या किसी बीमारी का प्रकोप नहीं हो पाता। और अगर इस समय जैसे कि अल्सरेटिव सिंड्रोम जैसी बीमारी जो है, जिसको कि हमारे मत्स्य पालक भाई कैंसर का रोग के नाम से जानते हैं, अगर उसका प्रकोप होने भी वाला होता है तो आप हर हफ्ते तालाब में जाल चला करके देखें। उससे ये होता है कि अगर हमारी मछलियां एक बार जाल चलाने पर जो मछलियां उसमें संक्रमित दिखाई दे, तो उसके हिसाब से हमको सीफेक्स दवा जो होती है उसमें बहुत प्रभावित होती है। सीफेक्स? जी हाँ, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उस पर मात्रा वगैरह लिखी रहती है, उसी हिसाब से उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर लगे आपको कि इसका भी इससे नियंत्रण संभव नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप इसको निकाल करके बेच दें। जो हमारी अच्छी मछलियां हैं, शुद्ध मछलियां हैं, बिना रोग की मछलियां हैं, उनको निकाल के बेच दें, ताकि आपको कुछ पैसा मिल जाए, बजाय इसके कि आप छोड़ करके उसका नियंत्रण करने पर ज्यादा ध्यान दें। अगर थोड़ी मात्रा में उसका आक्रमण है तब तो ठीक है, आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अगर नियंत्रण से बाहर है तो स्वस्थ मछलियों को निकाल के तुरंत बेचें। डॉक्टर साहब, आपने मछलियों के जो है सुरक्षा के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।